वन टाइम अगेन अकी चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 9th गणित मंजरी बुक का नाम का एक्सरसाइज 3.2। और अगर अभी तक आपने 3.1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में भी उसका वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लद्दाख के ऊंचे मरुस्थलीय क्षेत्र में दोपहर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मध्य रात्रि तक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। मध्य रात्रि का तापमान ज्ञात कीजिए। तो मध्य रात्रि का तापमान बताना है, तो यहां पर ध्यान देना है आपको कि तापमान जब गिरता है तो क्या होता है। देखो, हमारे पास एक ग्राफ होता है, यहां पर मान लो कि 0 है, ऊपर सारे पॉजिटिव होते हैं, नीचे सारे नेगेटिव होते हैं। तो जब तापमान गिरता है तो वो नीचे की तरफ आता है, उसको हमेशा माइनस से दर्शाया जाता है। कैसे माइनस से दर्शाया जाता है? अगर ये 15 डिग्री सेल्सियस गिरा है तो इसको हम माइनस से दर्शाएंगे, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस गिर गया -15। और अगर वो बढ़ता है तो हम उसको पॉजिटिव मतलब उसको हम धनात्मक से दर्शाते हैं। ठीक है, अगर बढ़ेगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा और घटेगा तो वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे, अगर वो 0 पे है और अभी मॉर्निंग का तापमान दर्ज किया गया 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो यहां पर है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 15 डिग्री सेल्सियस मध्य रात्रि तक गिर जाता है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आ गया 15, मतलब -11 पे। तो 4 डिग्री से डायरेक्ट -15 पे मतलब -11 पे आ जाएगा। जब 15 डिग्री सेल्सियस गिरेगा और 4 डिग्री सेल्सियस है तो वो कहां पर पहुंच जाएगा, -11 पे पहुंच जाएगा। और आपको याद रखना है कि -11 पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, यहाँ पर बर्फ जमने वाली ठंड हो जाती है। ठीक है, और 4 डिग्री में भी ठंड होती है, लेकिन जहां बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहां पर -डिग्री में भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो हम इसको एक तो ग्राफ के थ्रू दर्शा सकते हैं और एक हम इसको कर सकते हैं, अगर मॉर्निंग का तापमान, दोपहर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है, दोपहर का तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने के बाद क्या हो जाएगा, पहले 4 था, अब तापमान गिर गया है तो -15 डिग्री सेल्सियस। अब 15 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, -11। जो बड़ी संख्या होती है उसके साथ जो साइन होता है उसी साइन को हम लगाते हैं। तो तापमान कितना होगा मध्य रात्रि में, यहां पे हम लिख देंगे मध्य रात्रि का तापमान हो जाएगा -11 डिग्री सेल्सियस। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये एक मसाला व्यापारी 850 रुपए मतलब 850 का ऋण लेता है, अगले दिन उसे 1200 रुपए का लाभ होता है। ठीक है भाई, लाभ हो गया, उसने पहले ऋण लिया, फिर उसका अगले दिन उसको 1200 रुपए का लाभ हो गया, अगले सप्ताह उसे 450 की हानि होती है। पूर्णांकों का प्रयोग करके इस समीकरण के रूप में लिखिए तथा उसकी अंतिम आर्थिक स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, पूर्णांकों का प्रयोग करना है। तो पूर्णांक होता क्या है, ध्यान देंगे अच्छी तरह से। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं, पूर्णांक वो होते हैं ऐसे संख्याएं जो माइनस में भी होते हैं, जीरो में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। मतलब इधर भी चलता जा रहा है, इधर भी चलता जा रहा है, मतलब -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक को सभी नंबर जितने भी होते हैं, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो, सभी के सभी पूर्णांक है। ठीक है, तो 3 बातें यहां पर याद रखनी है। एक तो पूर्णांक माइनस से शुरू होती है और पॉजिटिव जहां तक जाए, माइनस में भी वो कहीं पे भी जा सकती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर नहीं होता, 0 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक होती है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है। मतलब प्राकृतिक संख्या में ना 0 होता है ना माइनस के कोई से भी डिजिट्स होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। 3 बातें याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूर्णांकों का हमें यूज करना है। सबसे पहले तो मसाला व्यापारी ने 850 का ऋण लिया। जो ऋण लिया है, याद रखना, ऋण मतलब होता है उधार। उधार जो हम लेते हैं वो हमेशा ही माइनस में आता है, क्योंकि हमने उधार लिया है, वो उधार हमें चुकाना है, तो हमें जो वापस करना है वो हमेशा हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस में रहेगी। ठीक है, तो उधार लिया 850, अगले दिन का लाभ 1200 रुपए, अगले सप्ताह की हानि
अगले सप्ताह की हानि है 450 रुपए। अब इसको हम कैसे दर्शाएंगे? ठीक है, सबसे पहले तो जो सारे 800 रुपए वो हमने उधार लिए, उधार को कहते हैं डेप्ट। ठीक है, तो डेप्ट जो हमारा है वो माइनस का होगा हमेशा। फिर हमें क्या हुआ है, हमें 1200 रुपए का लाभ हुआ है, लाभ हमेशा ही हमारा प्लस होता है। फिर हमारी हानि हुई है 450 की, 450 की हानि हो गई। इस तरह से हम लिखेंगे। और सवाल ने पूछा क्या है अंत में, समीकरण के रूप में लिखिए तथा उसकी अंतिम आर्थिक स्थिति ज्ञात कीजिए। तो अंतिम में उसके पास क्या बचेगा, उसको लाभ होगा या हानि होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई समीकरण के रूप में दर्शाना, समीकरण के रूप में दर्शा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 850 450, 800 400 1200 और 1300 हो जाएगा। ये माइनस माइनस पहले हमने माइनस और माइनस को जोड़ा, फिर प्लस का 1200 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 100। तो माइनस का आया, अगर ये माइनस का आया तो हमें हानि हुई है, प्लस का आया तो हमें लाभ हुआ है। तो हम क्या लिख देंगे, 100 रुपए की हानि, मतलब अंत में हमें 100 रुपए की हानि हुई, मतलब जो व्यापारी है उसको अंत में 100 रुपए की हानि हुई है। समझ में आ गया? अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है ब्रह्मगुप्त नियमों का प्रयोग करके निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो ब्रह्मगुप्त नियम क्या है, कई सालों से पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को, और एक फॉर्मूला आपने अभी तक पढ़ लिया होगा लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता है क्या है। तो देखो वो फॉर्मूले कौन से हैं, वो फॉर्मूले हमारे प्लस प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस का आता है, माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस का आता है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। और अगर माइनस और माइनस को अगर ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा माइनस का ही आएगा, ये याद रखना है। ये पांचवा है जो आपको याद रखना है। बाकी इन फॉर्मूलों को आपने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, बचपन में भी पढ़ा होगा, छठी सातवीं में पढ़ा होगा। इन्हीं फॉर्मूलों को कहते हैं ब्रह्मगुप्त नियम। और ब्रह्मगुप्त नियम कई सालों से हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो भारत के गणितज्ञ है, जो मैथमेटिशियन है, उनके बारे में हम जानते ही नहीं। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मगुप्त भी एक मैथमेटिशियन थे जो इंडिया के थे, और उन्होंने कई सारे फॉर्मूले हमारे गणित में दिए हैं। ये उनमें से कुछ फॉर्मूले थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, इसको कहेंगे धनात्मक, और धनात्मक जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर धनात्मक आता है, ऋणात्मक ऋणात्मक मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर धनात्मक आता है। मतलब जब दोनों एक जैसे हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे वो प्लस प्लस में हो चाहे वो माइनस माइनस में हो। लेकिन जब दोनों अलग अलग हो जाए, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको देखो, तो इन्हीं का रूल हम यहां पर यूज करेंगे। अब यहां पर हमारे पास पहला सवाल है -12 गुना में 5, तो -12 जो है वो हमारा ऋणात्मक है, -12 जो है वो हमारा ऋणात्मक है, इंटू में 5 जो है वो हमारा धनात्मक है। अब यहां पर याद रखना कि जहां कोई निशान नहीं है वहां प्लस का ही होता है। तो ऋणात्मक और धनात्मक जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर ऋणात्मक आएगा, मतलब 12 पंचे 60। ठीक है, ये बात हमको पहले से पता थी, बस हमें अब यहाँ पर ये याद रखना है कि इस फॉर्मूले का नाम ब्रह्मगुप्त नियम है, ब्रह्मगुप्त का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -8 है, -7 है, दोनों ऋणात्मक है, तो -8 भी ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, -7 भी नेगेटिव। तो आंसर जब माइनस माइनस दोनों एक जैसे हैं और नेगेटिव में है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 8 सत्ते 56, 8 7 जा 56। तो ये पॉजिटिव होगा। आपको पॉजिटिव वहां पर दर्शाने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां कोई निशान नहीं होता वहां पर पॉजिटिव ही होता है। अब यहाँ पर जीरो में से ध्यान देंगे, यहाँ पे जब जीरो में से हम किसी भी माइनस वाले को घटाते हैं, मतलब जीरो में से माइनस को एक माइनस की संख्या घटा रहे हैं, तो याद रखना आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ऋणात्मक ऋणात्मक हमेशा धनात्मक होता है। अब यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं, अब माइनस का 20 है, जब -20 को हम मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो ऋणात्मक और धनात्मक आंसर ऋणात्मक आएगा, माइनस का 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ में क्या कह रहा है, ऋण के वास्तविक जीवन के उदाहरण द्वारा समझाइए कि किसी ऋणात्मक संख्या को घटाना धनात्मक संख्या जोड़ने के बराबर होता है, मतलब किसी ऋणात्मक संख्या को घटाना। अब यहां ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा क्या है कि है तो बड़ा इजी, पर समझना है इसको। जब हम किसी भी नंबर है हमारे पास, मान लो कोई 10 नंबर, इसने एग्जांपल दे रखा है हमें, हमारे पास 10 है, अब 10 में से मैं घटा रहा हूं।
अब 10 में से मैं 4 घटाता हूँ, 5 कुछ भी घटाता हूँ, लेकिन सभी हम हमेशा एक पॉजिटिव संख्या को घटाते हैं जो हमको बड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस 10 में से -5 को घटा दूं तो आंसर मेरा क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा 15। कैसे? 10 माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 15। बिल्कुल सही है। तो आपको याद रखना है जब माइनस और माइनस को, जब हम किसी भी संख्या में से एक ऋणात्मक संख्या को घटाते हैं तो हमारे पास धनात्मक आंसर आता है और उसको हम जोड़ते हैं, जबकि हमें यहाँ पे घटाना था। अब इसने कहा है कि वास्तविक जीवन से एक उदाहरण दीजिए। अब वास्तविक जीवन से उदाहरण को समझ लो क्या होता है। मान लो मतलब 3 जून पे हमारे पास 10 रुपए है और अभी से ठीक 1 महीने पहले 3 मई को मैंने किसी से 5 रुपए उधार लिए थे। 5 रुपए उधार लिए थे और जो 5 रुपए मैंने उधार लिए थे वो ऋणात्मक है। अब मेरे पास एक ऋणात्मक वैल्यू भी है जो मेरे पास 1 महीने पुरानी है, ठीक है। 1 महीने पहले मैंने किसी से -5 रुपए मतलब 5 रुपए लिए थे तो मुझे उसको लौटाने हैं, तो मेरे पास एक -5 की वैल्यू है। अब वो व्यक्ति जो है, अब मुझे 3 जून को कहता है जब मेरे पास 10 रुपए है, चल तू एक काम कर, मेरे जो मुझे तुमसे जो पैसे लेने थे, मतलब जिससे मैंने 5 रुपए उधार लिए थे, वो मुझको कहता है कि मैंने वो पैसा तुम पे माफ कर दिया, ठीक है। उसने मुझे माफ कर दिया, तो अब मेरे पास कितने रुपए हैं? अब तुम कहो, पहले मेरे पास 10 रुपए थे, अब मेरे को उसको 5 रुपए लौटाने थे। अगर मैं उसको 5 रुपए लौटा देता तो मेरे पास 5 रुपए बच जाते, लेकिन सही कंडीशन में उसने मेरे को वो 5 रुपए माफ कर दिए। जब उसने मुझको 5 रुपए माफ कर दिए तो मैं उसको जब इस 10 में से माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 15 रुपए। अब मेरे पास 15 रुपए है। अब तुम सोचोगे कि मेरे पास तो 10 रुपए थे, उसने तो माफ कर दिए, वो 5 रुपए तो मुझे मिले ही नहीं, नहीं मिले ना। लेकिन वो 5 रुपए मुझको उसको वापस करने थे, मैंने उसको वापस नहीं किए, इसलिए वो 5 रुपए जो मैंने 3 महीने पहले लिए थे वो मैंने पहले खर्च कर दिए। तो इस कंडीशन में 5 रुपए पहले वाले भी मेरे पास थे और 10 रुपए मेरे पास आज के मेरे पास है, तो मेरे पास टोटल 15 रुपए है, ठीक है। अगर उसने माफ कर दिया है तो वो 15 रुपए काउंट हो जाएंगे, लेकिन उसने माफ नहीं किया तो मुझे उसको लौटाने पड़ेंगे, मेरे पास 5 रुपए बचेंगे। लेकिन वो माफ करता है तो मेरे पास वो धनात्मक वैल्यू हो जाएगी 15 रुपए की। याद रखोगे, मतलब 5 रुपए मेरे पास है 1 महीने पहले थे और 10 रुपए मेरे पास आज है, टोटल हो गया 15 रुपए, जो कि दिख तो मेरे पास आज 10 रुपए रहे हैं, लेकिन वो 5 रुपए मैंने बहुत पहले ही खर्च कर रखे हैं। तो ये इसका एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा रिपीट करके देखो, ठीक है। हमारे 3.2 में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है और अगर आप 3.3 देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो।